नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आपको काफ़ी लंबे अरसे से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 12 मार्च 2021 को असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन का जो कॉमन पेपर रहता है, यानी कि आपका राजस्थान जनरल स्टडीज़ का जो पेपर थर्ड है वो हुआ था। तो उस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, इसके अलावा करंट अफेयर्स से जुड़े टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो इसका पाठ्यक्रम है, ये कॉलेज लेक्चरर के जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल से स्टार्ट होंगे, उनके पाठ्यक्रम और ये बिल्कुल सेम पाठ्यक्रम है। तो वो तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स को तो देखना ही है। बाकी भी जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से इत्मीनान से देखना है। और केवल मैं आपको आंसर की या नहीं बता रहा हूँ, प्रश्नों को हम विश्लेषणात्मक रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, आखिर प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, कहाँ से प्रश्न आपसे बनते जा रहे हैं, करंट के प्रश्न है वो कहाँ से बन रहे हैं, इकोनॉमी से जुड़े प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, पॉलिटी कहाँ से पूछी जा रही है। तो उन सभी का हम विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर लंबा बन सकता है, लेकिन आपको ध्यान से और तल्लीनता से इस वीडियो का अच्छी तरीके से सदुपयोग करना है। आपकी आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे हम। पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बहुत ही इजी प्रश्न है। विच अमोंग्स्ट द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। नीम, कीकर, शीशम और खेजड़ी। आप सभी को पता है खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, इसके पीछे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला। तो अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का है वो दर्जा दिया गया था। इसके अलावा भी राजस्थान के अलग अलग जो चीजें, जैसे कि राज्य खेल है बास्केटबॉल, राज्य पक्षी है गोडावड़, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गोडावड़ राज्य पक्षी है। राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल है। राज्य पशु है चिंकारा है। राज्य खेल बास्केटबॉल मैंने आपको बताया। राज्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। राज्य नृत्य है वो घूमर है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। खेजड़ी को जाटी भी कहते हैं, शमी वृक्ष भी कहते हैं, और दसरा के दिन इसकी पूजा भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़ और भैंसरोडगढ़। तो चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। आरपीएससी के पेपर्स हो या फिर एसएमएसएसबी के पेपर्स हो, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उन पेपरों का विश्लेषण किया था और आपको ये सारी की सारी चीजें बताई थी। गांधी राज कोटा में मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको याद हो तो। ये किसकी ट्रिक है, ये इस चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, उनकी ट्रिक है। तो आगामी जिनके भी एग्जाम है ध्यान में रखिए कि चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, जो कि 62 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है। बाकी 3 है ये राजस्थान में है, यानी कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी पर स्थित बांधों को नदी के उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो आप क्या करेंगे, गांधी राजकोटा में गांधी, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। और यहाँ पर चुलिया जलप्रपात भी स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। और चंबल जो नदी है, ये चंबल नदी का जो अगवा क्षेत्र है, नदी का बेसिन है, ये बेडलैंड टोपोग्राफी यानी कि उत्खात स्थलाकृति के लिए भी बड़ा फेमस है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है। बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, जोधपुर। तो आपकी लाल मिट्टी पूछे या फिर रेड लोयम्स
जो सोइल है वो पूछे तो लाल लोमी मृदा या लाल मिट्टी है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों में मुख्यतः मिलती है। ठीक है, इसके अलावा सिरोही, पाली, अजमेर में आपकी वैज्ञानिक भाषा में कहे तो इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा मिलती है, और कोटा में आपकी कपासी मिट्टी मिलती है जिसे वर्टिसोल्स मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की वैज्ञानिक वर्गीकरण वाली मृदा राजस्थान में 5 प्रकार की है: एरिडिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है राजस्थान की विभिन्न जो परियोजनाएं हैं और उसके जो परियोजना है वो कौन कौन से जिलों से संबंधित है। यहाँ पर क्या कहा है, सुमेलित नहीं करना है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, आइए। और ये सारे के सारे लगभग मित्रों बहुत से प्रश्न है जो हमने आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर से विश्लेषणात्मक रूप से उनका अध्ययन किया था, और हूबहू वही प्रश्न है आपको देखने को मिलते हैं। और मेरी एक प्रवृत्ति रहती है आपको जो जिस प्रकार से मैं प्रश्नों को प्रेजेंट करता हूं आपके सामने, तो केवल और केवल मैं आपको एक प्रश्न ही नहीं बताता, उसके आसपास में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो भी मैं बताता रहता हूं। तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है, और वो ही आखिर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हूबहू सवाल तो बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, वैसे बहुत से राजस्थान जीके में तो बहुत से मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा जो भी चीज बताई जा रही है उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें, और मैं आपको बताऊंगा, प्रूव भी करूंगा कि जो करंट के जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे वो भी आपको हूबहू इन पेपरों में देखने को मिले हैं। तो व्यास परियोजना जो पेहरा की संयुक्त परियोजना है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है, यहाँ पर ये तो बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। सिद्ध मुख परियोजना पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, यहाँ पर सिद्धमुख परियोजना के बारे में ये बात कही है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की, गंगानगर और बीकानेर की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिद्धमुख परियोजना पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश ये यहाँ पर गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिद्धमुख परियोजना से आपका एक तो हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है और एक आपका चूरू जिला लाभान्वित होता है। तो सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू की है, पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है, जिसमें हनुमानगढ़ की 2 तहसीलें हैं, नौहर और भादरा, और चूरू की है राजगढ़ और तारानगर। अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, नौहर, भादरा, राजगढ़ और तारानगर हनुमानगढ़ चूरू की सिद्धमुख परियोजना से आपकी लाभान्वित होती है। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रावी और व्यास नदियों का जो सरप्लस वाटर है, वो सरप्लस वाटर का यूज राजस्थान की कौन सी परियोजना करती है। तो सिद्धमुख परियोजना ही आपकी रावी और व्यास नदियों के सरप्लस वाटर का यूज करती है। ठीक है, और यहाँ पर एक समझौता भी हुआ था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य, रावी व्यास नदियों के संबंध में डिस्प्यूट चल रहा था काफी समय से, तो 1981 में समझौता हुआ, और जो सरप्लस वाटर है, अधिशेष जो पानी है रावी और व्यास का, उसका यूज है वो आपका सिद्धमुख परियोजना के तहत राजस्थान करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें गंग नहर की, तो गंग नहर राजस्थान की सबसे पुरानी नहर है। 1927 में महाराजा गंगा सिंह को श्रेय जाता है इस नहर को लाने का। ठीक है, सतलज नदी से फिरोजपुर के हुसैनीवाला से ये नहर है वो निकाली गई है, और इस मुख्य नहर की लंबाई 137 किलोमीटर है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा व्यास परियोजना की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। सतलज, रावी और व्यास तीनों नदियों के जल का इसमें उपयोग किया जाता है। कौन सी नदियां? सतलज, रावी और व्यास। किस परियोजना में? व्यास परियोजना में। इन पे 2 बांध भी बने हुए हैं व्यास जिस परियोजना में, एक तो आपका पोंग बांध है और एक है पंडोह बांध। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें पोंग और पंडोह बांध से राजस्थान में कौन से बांध से जल प्राप्त होता है, तो राजस्थान से पोंग बांध से जल प्राप्त होता है, पंडोर आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है,
तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, आगामी एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से भी अति महत्वपूर्ण है। अगला है राजस्थान के मिनरल्स एंड माइनिंग से जुड़ा प्रश्न है। त्रुटिपूर्ण या गलत युग्म की पहचान करें। तांबा खेतड़ी सिंगाना, जस्ता सीसा जावर, टंगस्टन झामरा कोटड़ा, लो एस कनाथरा की पोल। तो यहाँ पर बहुत ही इजी प्रश्न है वैसे। टंगस्टन जो कि डेगाना नागौर और आपका सिरोही में भी टंगस्टन है, वो वालदा क्षेत्र सिरोही और रेवत की पहाड़ियां जो डेगाना नागौर है, यहाँ पर टंगस्टन है वो उत्पादित होता है। और राजस्थान में टंगस्टन की एकमात्र सक्रिय खान पूछा जाए तो आपकी डेगाना है। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा गया है। उदयपुर का जामर कोटड़ा हो गया, डाफन कोटड़ा हो गया, नीमच माता, मटनू, सीसारमा, ये सभी आपके रॉक फॉस्फेट के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। ठीक है। तांबा की बात करें तो तांबा राजस्थान में खेतड़ी सिंगाना, इसके अलावा खो दरीबा अलवर में, थानागाजी अलवर में, भगत का बास, कोहलियान और उदयपुर के दरीबा से भी आपका तांबा निकाला जाता है। तो खेतड़ी सिंगाना और खेतड़ी झुंझुनू के मदान कुदान जो क्षेत्र है वो भी तांबे के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जस्ता और शीशा, तो मित्रों जस्ता कहो, शीशा कहो या चांदी कहो, ये तीनों ही धातु मिश्रित रूप से प्राप्त किए जाते हैं। और राजस्थान में शीशा जस्ता की प्राचीनतम जो खान है वो राणा लाखा के काल में खोजी गई थी। जावर माइंस है जो कि आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, देबारी, ये आपके सीसा जस्ता की प्रमुख खान है। और सीसा जस्ता के जो शोध के लिए, प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर स्मेल्टर प्लांट भी लगाए गए हैं। कहाँ पर? एक तो देबारी उदयपुर में है और एक है चंदेरिया जो कि चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर जिंक स्मेल्टर प्लांट भी आपके स्थापित किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ध्यान में रखना है। लो एस्क की बात करें तो डाबला सिंगाना, ठीक है, खेतड़ी सिंगाना तांबा है लेकिन डाबला सिंगाना लो एस्क है जो कि झुंझुनू में है। इसके अलावा नाथरा की पोल, थुर हुंडेर, मोरिजा बांदोला, ये सभी लो एस्क के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस क्षेत्र में, किस जिले में द्वितीय वायु प्लांट स्थापित किया गया? बाड़मेर, जालोर, प्रतापगढ़, जैसलमेर। इसको मैंने मित्रों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया भी था। 2018 का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था तो इसी प्रकार का प्रश्न उसमें पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था और उसी फैक्ट से जुड़ा आपसे यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं इसमें बाड़मेर, जालोर, प्रतापगढ़, जैसलमेर। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा प्लांट आपका अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया था 1999 को मैंने बताया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि 2004 में देवगढ़ प्रतापगढ़ में राजस्थान का दूसरा विंड एनर्जी पावर प्लांट है वो स्थापित किया गया। और तीसरा आपका B3 जोधपुर फलोदी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर दूसरा पूछा गया है तो आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़ में नाम क्या है? देवगढ़। पहला कौन सा था? अमर सागर पावर प्लांट जिसे कहते हैं, एनर्जी पावर प्लांट, विंड ऊर्जा प्लांट। ठीक है, और ये स्थापित कब हुआ? 14 अगस्त 1999 को। ये कब हुआ था? 6 मार्च 2004 को। और तीसरा है वो कौन सा है? फलोदी जोधपुर में है जिसका नाम क्या है? B3। तीनों ही मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, एक बार नहीं 2-3 बार अलग अलग पेपरों में ये चीजें मैंने बताई थी। आप अगर 30 से लगा करके 40 तक के जो वीडियो सेशन है आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर भी आप देखेंगे 35-36 नंबर की वीडियो, तो आपको ये चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई मिलेगी। ठीक है, तो पहला अमर सागर जैसलमेर, आगामी जो भी एस्पिरेंट्स है वो ध्यान में रखें। पहला अमर सागर जैसलमेर, दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़, तीसरा है वो B3 फलोदी है। अब 2004 में ये देवगढ़ वाला स्थापित हुआ था तो उस समय प्रतापगढ़ तो आपका 2008 में अलग हुआ था, तो उस समय देवगढ़ आपका चित्तौड़गढ़ में था। ठीक है, तो दूसरा है आपका प्रतापगढ़ देवगढ़। तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है विंड एनर्जी प्लांट के बारे में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम।
युग में सुमेलित नहीं है। बकरियों की नस्लों के बारे में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था। बकरी जमनापुरी, जारवाली, ऊंट गोमट बीकानेरी, गाय हरियाणवी मुर्रा, भेड़ बागड़ी मारवाड़ी। तो मित्रों देखिए, हरियाणवी, राठी, कांकरेज, गिर, थारपारकर, ये सभी गाय की प्रमुख नस्लें हैं। लेकिन मुर्रा है ये गाय की नहीं है, ये कहाँ किसकी है? भैंस की नस्लें हैं। ठीक है। इसके अलावा गाय की जो विदेशी नस्ल है जिसका नाम है होलिस्टोन, और एक है आपकी रेड डेन, ये भी गायों की ही नस्लें हैं जो विदेशी नस्लें हैं। इसके अलावा बार बार जो पूछी जा रही है वो एक तो आपकी रेंडा है, जिसे अजमेरा भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और राठी गाय है, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में देखने को मिलती है। गिर गाय को रेंडा या अजमेरा कहते हैं, जो कि अजमेर रीजन के आसपास में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। और भी आपको जितनी भी जो केटल्स की नस्लें हैं, बकरियां की हो गई, ऊँटों की हो गई, ऊँट की गोमट है, नाचना है जो कि दौड़ने में बहुत ही प्रसिद्ध है, बीकानेरी है, जैसलमेरी है, केरूपाल है, ये ऊँट की प्रमुख नस्लें हैं। बकरी की नस्लों की बात करें तो जमनापरी है, जैसलमेरी है, जारवाली, लोही, ये बकरियों की प्रमुख नस्लें हैं। भेड़ की नस्लें की बात करें तो बागड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई। इसके अलावा भी सोनानी, चनोथार, ये भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो आप सभी को अच्छी तरीके से ध्यान होगा, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया था। राजस्थान का जन घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। देखिए, 1901 में अगर आपसे इस प्रकार से वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति थोड़ी भिन्न है। ये तो आपसे सीधे तौर पर पूछ लिया है, लेकिन इससे पहले आरपीएससी ने पेपर करवाए थे, उनमें आपकी जनसंख्या से जुड़े ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो आपको किसी किताब में भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि 1901 में राजस्थान में जन घनत्व था कितना? मात्र 30। उसके बाद में आपका 1981 में ये बढ़कर कितना हो जाता है? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 100 से 200 कब हो जाता है? 2011 में। कितना? 200। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जन घनत्व है 100 से 200 कब हो जाता है? तो 100 से 200 आपका 2011 में होता है। और समय है वो कितना लगा है? तो आप देखिए 10 वर्ष तो ये, और 20 ये, यानी कि 30 वर्षों के अंतराल में आपका 100 से है वो 200 हो जाता है। ठीक है, डबल। और इससे पहले कितना था? यानी कि 2001 में कितना था? तो 2001 में जनघनत्व था 165। जो वृद्धि कितनी हुई है? 35 की हुई है। ठीक है। 165 से बढ़कर कितना हुआ? वर्तमान में 200 है। तो 2001 में 165 था, वर्तमान में 200 है। 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपकी जन घनत्व में भी वृद्धि देखी गई है। और सबसे ज्यादा जन घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो 500 से अधिक जन घनत्व वाले जिले में आपको बहुत बार बताता हूं कौन कौन से हैं। जयपुर और भरतपुर है, जिनका जन घनत्व कितना है? 500 से अधिक है। अगर अधिक की बात करें तो कितना है? जयपुर का 595 और भरतपुर का 503 है। उसके बाद में दौसा का नंबर आता है, लेकिन दौसा का तो कितना है? 476 है, ये इससे कम है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले अगर आप देखा जाए तो 100 से कम जन घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है? 3 है, जिसमें आपका जैसलमेर सबसे कम है। जैसलमेर का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बीकानेर दूसरा नंबर पर आता है जन घनत्व में, बीकानेर का है 78 और बाड़मेर का है 92 व्यक्ति। यानी कि 100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से कम जन घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। और 500 से अधिक वाले को कितनी है? 2 है। ये भी आपको जन घनत्व में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन। बागवानी, मत्स्य उत्पादन, मुर्गी अंडा पालन या फिर सरसों उत्पादन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ये आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा बागवानी उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, किस प्रकार की क्रांति है? तो बागवानी उत्पादन से संबंधित हॉर्टिकल्चर से जो रिलेटेड क्रांति है उसे स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन है, जिसे
फल के लिए भी है, शहद के लिए भी है और हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए भी है। फिशरीज के लिए आपकी ब्लू रिवॉल्यूशन और पोल्ट्री यानी कि अंडा उत्पादन के लिए, मुर्गी पालन के लिए आपकी कौन सी है, तो इसके लिए रजत क्रांति है, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। और सरसों के लिए आपकी कौन सी है, येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति है, वो आपकी सरसों के लिए है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मिल्क के लिए कौन सी है, दूध के लिए, तो आपकी श्वेत क्रांति है, जिसके श्वेत ऐसा नहीं लिखा जाएगा, सॉरी, श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, इन्हें ही श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्रांति कौन कौन सी फसलों से संबंधित कौन कौन सी क्रांतियां हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। और हरित क्रांति तो आप सभी जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत बार हमने इसके बारे में पढ़ा है, अरावली विकास कार्यक्रम, मेवात हो गया, सामाजिक और मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो सामाजिक सोशल फॉरेस्ट्री प्लान है, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपके विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम की बात करें तो आपका डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसके अलावा डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य हमने पढ़ दिया डीपीएपी, इसके अलावा मरु विकास कार्यक्रम, और भी आपके जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, अरावली विकास कार्यक्रम है, ये सभी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम है, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से संबंधित है। जैसे मरु विकास कार्यक्रम आपका 1977-78 में शुरू हुआ था, ठीक है, 16 जिलों के 85 विकास खंडों में। डेजर्ट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि आपका 11 जिलों में स्टार्ट है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये कहाँ पर है, तो डांग वाला आपका एक तो हाड़ौती में, सॉरी, हाड़ौती के पूरे 4 जिले हैं और 4 जिले आपके सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 जिले हैं, ठीक है। तो डांग क्षेत्र यहाँ पर हो जाता है। मेवात क्षेत्र राजस्थान के केवल अलवर, भरतपुर 2 जिलों में है। और अरावली विकास कार्यक्रम, ये अरावली जो पर्वतमाला है इसके आसपास में जितने भी जिले हैं उनमें अरावली विकास कार्यक्रम आपका संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये डेट ध्यान में रखनी है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 में स्टार्ट हुआ था। सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1973-74 में शुरू हुआ था, या फिर 74-75 भी लिखा मिलता है। और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका 1977-78 में स्टार्ट हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना को किस वर्ष में लागू किया, तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में डेजर्टिफिकेशन का भी आपका टॉपिक मेंशन है, तो वहां से प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेजर्टिफिकेशन के कारण क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और सरकार के द्वारा संचालित है। तो CDP यानी कि कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है, इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक भाग है, ठीक है, जो कि 1999 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एकीकृत जल संपर्क विकास कार्यक्रम जिसे IWDP इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इसके तहत ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड दे रही है IWDP के तहत। और इसके तहत अनेक कार्यक्रम है वो चल रही है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, जिसमें आपका हमने पढ़ा डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी कि सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम आपका 1900 कब होता है, 73-74 में होता है। इसके अलावा DDP यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपका CDP 1999 में स्टार्ट होता है, ठीक है। और IWDP ये कब स्टार्ट होता है, तो ये आपका 1994-2000 में स्टार्ट होता है। तो ये सभी कार्य है वो एकीकृत रूप से IWDP के ही वर्तमान में पार्ट हैं
और ये विशेष तौर पर जो मरुस्थलीकरण पर रोकथाम है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, तो ये सभी किस पर आधारित है? जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है। महात्मा गांधी जी ने एक परिकल्पना की थी कि हमारा जो ग्रामीण है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो उसी महात्मा गांधी की जो प्रेरणा से भारत में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को है वो लागू किया, और इसी के तहत यहाँ पर ये कार्यक्रम बीडीपी, एपी, डीडीपी, सीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी ये क्रियान्वित किए जा रहे हैं। तो ज्यादा डीपली नहीं जाना है आपको, कब से स्टार्ट हुए और कब यहाँ पर ये किसके लिए चलाए जा रहे हैं, ये आपको मैनुअली देखने हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्मों को सही है वो कौन सा सुमेलित है? लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा, पत्थर के खिलौने गलियाकोट, चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़, सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ द्वारा। तो यहाँ पर सुमेलित पूछा है, यानी कि 3 तो ऐसे हैं जो कि करेक्टली मैच ही नहीं है, तो इन्होंने बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर जवाब दिया है। पत्थर के जो खिलौने हैं वो आपके गलियाकोट, गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में है। और यहाँ पर सोप स्टोन पत्थर से पत्थर के खिलौने हैं वो तराशे जाते हैं, जो बहुत ही भारत भर में प्रसिद्ध हैं और विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय का यहाँ पर उर्स भी लगता है, और यही जाति बोहरा संप्रदाय के लोग ही यहाँ पर पत्थर के खिलौने हैं वो तराशने का कार्य करते हैं। तो पत्थर के खिलौने के लिए गलियाकोट आपका बड़ा प्रसिद्ध है। और हम वैसे लोकल लैंग्वेज में जो खिलौने हैं उसे क्या कहते हैं? रमकड़ा कहते हैं। ठीक है, जो रूरल एरिया के लोग हैं वो तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन अर्बन वाले उनको अच्छी से नहीं जानते होंगे। तो रमकड़ा वैसे बेसिकली खिलौने को ही कहा जाता है। इसीलिए आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो गलियाकोट ही रमकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सोप स्टोन के पत्थर को, इसके अलावा डूंगरपुर का एक पत्थर है जिसका नाम है पारेवा पत्थर, पारेवा पत्थर डूंगरपुर का है। तो पारेवा पत्थर, डूंगरपुर के पारेवा पत्थर और सोप स्टोन को तराश कर पत्थर के खिलौने हैं वो बनाए जाते हैं गलियाकोट के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के द्वारा। अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, और भी आगामी एग्जाम के लिए। बाकी प्रतापगढ़ के लिए जो थेवा कला प्रसिद्ध है, कहाँ की? प्रतापगढ़ की। राज सोनी परिवार है, इसमें सिद्धहस्त है। सोने का काम, जिसमें हरी मीनाकारी के साथ में सोने का कार्य किया जाता है, ये आपका प्रतापगढ़ का है, थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और कोटा की क्या प्रसिद्ध है? तो कोटा की मंसूरिया जो साड़ी है, मंसूरिया साड़ी, जिसे कोटा डोरिया के नाम से भी जानी जाती है, बड़ी प्रसिद्ध है कोटा की, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? सोयल कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से आपके उपाय है वो इसमें है, लेकिन एक है वो नहीं है। फसलों की हेराफेरी, अत्यधिक जलापूर्ति, एनीकट का निर्माण और वृक्षारोपण। तो सोयल कंजर्वेशन के लिए अत्यधिक जलापूर्ति, ये इसमें बिल्कुल विपरीत है, यानी कि ज्यादा जलापूर्ति करेंगे, ओवर वाटरिंग होगी या वाटर लॉगिंग जिसे हम कह सकते हैं, तो उससे क्या होगा? मृदा का अवकर्षण होगा, धीरे धीरे मृदा अपरदित हो जाएगी, पानी के साथ में बह जाएगी। तो अत्यधिक जलापूर्ति मृदा संरक्षण के लिए एक उपाय के रूप में हम नहीं कह सकते हैं, ये तो इसके विपरीत है। ठीक है, फसलों की हेराफेरी, रोटेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि एक फसल को हम लगाएंगे एक बार, दूसरी बार उसी के तहत दूसरी फसल लगाएंगे। जैसे एक बार हमने गेहूं बो दिए, दूसरी बार उसकी जगह कोई ऐसी फलीदार फसलें बोएंगे जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है वो अभिवृद्धि हो, नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो, ताकि नेक्स्ट जो अपकमिंग फसल है उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी। तो इस प्रकार से रोटेशन से हम फसल बोएंगे तो जो मृदा की जड़ें हैं, ठीक है, मृदा है वो मजबूत होगी, जिससे कि मृदा का जो संरक्षण हो पाएगा, उसकी फर्टाइल जो पावर है वो बनी रहेगी। ठीक है, एनीकट का निर्माण भी इसमें किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है कि मृदा में जो भी पोषक तत्व है वो पानी के साथ दूसरे खेत में बहाकर ना जाए,
और वृक्षारोपण भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृक्षारोपण करेंगे तो वृक्षों की जड़ों के साथ में मिट्टी है वो सदैव जॉइंट रहेगी, वो इधर उधर बहकर जाएगी नहीं। तो यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट है, 2 है आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया? तो मित्रों, मैंने इसके लिए 2 घंटे का एक वीडियो डाला था, उसमें से आपके राजस्थान पॉलिटी के मैक्सिमम प्रश्न है वो देखने को मिल गए हैं। 2 घंटे से भी कम वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, आरपीएससी और एसएमएसएसबी के गत परीक्षाओं के पेपरों का विश्लेषण, 1 घंटा और 49 मिनट का ये वीडियो है, 4 महीने पहले अपलोड किया जा चुका है। तो ये जिन्होंने भी अच्छी तरीके से देखा है, तो राजस्थान की पॉलिटी है आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से तैयार हो गई है। तो राजस्थान के 2 ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने राज्यपाल पद से त्याग पत्र है वो दे दिया था अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, जिसमें एक तो प्रतिभा देवी पाटिल थी जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए दिया था, और एक मदन लाल खुराना भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि ऑप्शन इसमें कूट दे रखा है, तो 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस जिले समूह से संबंधित है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर यहाँ से संबंधित है। ठीक है, कौन से जिले? हाड़ौती और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर करेक्ट आंसर है। सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए विख्यात है? आपका 2 मॉडल है कोरोना नियंत्रण से संबंधित, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो है रामगंज मॉडल और एक है आपका भीलवाड़ा मॉडल। तो रामगंज कहाँ है? रामगंज आपका कोटा में है, और ये मॉडल भी कोरोना कंट्रोल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, और भीलवाड़ा मॉडल भी कोरोना पर मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल पर बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। भीलवाड़ा में क्या किया गया था कि लगभग 18 से 20 लाख लोगों को सर्वे में है सम्मिलित किया गया था, कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे और बॉर्डर को सील कर दी थी। इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी तरीके से और एक अच्छे वे में कोरोना पर यहाँ पर मैनेजमेंट है वो किया गया था बहुत ही कम समय में। तो भीलवाड़ा इसलिए प्रसिद्ध रहा। और रामगंज मॉडल को देखा जाए तो इन्होंने क्या किया कि जनगणना के हिसाब से पूरे जो क्षेत्र हैं उसको टोटल 25-30 भागों में है वो विभक्त कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाकर अलग अलग कोरोना पर है वो नियंत्रण है वो पाने का प्रयास किया था। तो रामगंज, कोटा और भीलवाड़ा ये 2 मॉडल है जो कोरोना के लिए विख्यात रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? ऑप्शन 1 है विशेषाधिकार समिति, 2 है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, या फिर याचिका संबंधी समिति। तो इसमें अगर आप थोड़े से इन ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, तो भी आपका इस प्रकार का प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा इसका, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, जनरल पर्पज कमेटी। जिस कमेटी का पर्पज सामान्य होता है, जनरल पर्पज के लिए जो कमेटी गठित की जाती है, तो इस प्रकार की जो कमेटी है उसकी संख्या, उसके सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है। जिस उद्देश्य के लिए वो समिति है वो बनाई जाती है, उसी उद्देश्य के आधार पर विधानसभा स्पीकर के द्वारा सदस्यों की संख्या है वो तय की जाती है। तो वर्तमान में राजस्थान में अगर समितियों की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में टोटल कितनी समितियां हैं? 22 समितियां हैं। और मोस्टली समितियों में आपके अधिकतम जो सदस्य की संख्या है वो 15 है वो निर्धारित है। लेकिन सामान्य प्रयोजन संबंधी जो समिति है इसमें कोई पहले निर्धारित नहीं होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी कि इसमें जो निर्धारण है वो अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और इस समिति में कौन कौन सदस्य है वो होते हैं? तो इसमें जो सभी संसदीय समिति के जितने भी सदस्य होते हैं, संसदीय समिति के जो सभापति है
वो भी होते हैं इसमें सदस्य के रूप में। अध्यक्ष भी होता है, लोक विधानसभा का उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जिनको अध्यक्ष है वो मनोनीत करते हैं तो वो सभी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के पदेन जो सभापति है वो कौन होते हैं? पदेन सभापति आपका स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और विशेषाधिकार समिति है, इसमें अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में अधिकतम 15 और याचिका समिति में भी अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ में 10 है, कुछ में 11 है, कुछ में 10-12 है, ऐसा है। जैसे विशेषाधिकार समिति है, इसमें वर्तमान में आपके 12 सदस्य हैं, ठीक है। याचिका समिति में 10 ही है, तो अधिकतम इनमें 15 हो सकते हैं। और टोटल वर्तमान में 22 समितियां हैं। और सामान्य प्रयोजन संबंधी जो समिति है ये इसके सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? वीरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबी समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले राजस्थान के पहले राज्यपाल है, एकमात्र अभी तक मुख्यमंत्री है, ठीक है। और मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो ये लगभग 17 वर्षों तक राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे और 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है वो ली थी, ठीक है। अशोक गहलोत ने 3 बार ली है। इसके अलावा वीरू सिंह शेखावत ने भी 3 बार शपथ ली है और हरिदेव जोशी भी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लेकिन 4 बार लेने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विधान विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें आप। यानी कि 2 प्रस्ताव है वो राजस्थान की विधानसभा में एक साथ में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। एक प्रस्ताव तो आपका आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कौन लेकर आती है? विपक्ष लेकर आती है। विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि हमें जो गवर्नमेंट चल रही है, जो सरकार है, उसमें हमें विश्वास नहीं है और ये सरकार अपना बहुमत है वो साबित करके दिखाए। तो इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है रनिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन अगर रनिंग गवर्नमेंट सबसे पहले जो विश्वास प्रस्ताव है वो अविश्वास से पहले प्रायोरिटी है वो किसको दी जाएगी? इस दोनों में देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर खड़े हैं लोग, विपक्षी पार्टी वाले, और पक्ष वाले जो रनिंग गवर्नमेंट वाले हैं उनके पास में विश्वास प्रस्ताव भी है। तो अब दोनों को प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिनको जनता ने चुना है, ठीक है। और जनता के माध्यम से ही वो सरकार है वो गठित हुई है। तो पूर्ववर्तीता है वो विश्वास प्रस्ताव को जाएगी। विश्वास प्रस्ताव पहले मंगवाया जाएगा, पहले विश्वास प्रस्ताव को अनुमति दी जाएगी और विश्वास प्रस्ताव के तहत अगर रनिंग गवर्नमेंट अपने विश्वास को साबित कर देती है, अपने बहुमत को साबित कर देती है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? ये भी हमने राजस्थान की पॉलिटी के वीडियो में डिस्कस किया था। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, इनको राज्यपाल अपॉइंट तो करते हैं लेकिन पद से नहीं हटा सकते। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में है, राज्यपाल के पास में नहीं है। लेकिन जो महाधिवक्ता है उसको राज्यपाल अपॉइंट भी कर सकते हैं और पद से भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये राज्यपाल किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही ये कार्य करेंगे। तो यहाँ पर
नहीं हटाया जा सकता है तो 2 और 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो इन्होंने अपना कार्य 30 जनवरी 1977 से किया था। हालांकि इसमें 30 जनवरी का विकल्प नहीं है, तो 31 जनवरी 1977 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वैसे स्टार्टिंग में जब हाईकोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है, तो 28 जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त 1949 को जोधपुर की जो मुख्य पीठ है, 29 अगस्त 1949 को यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है और उद्घाटन होता है 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट का। और जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय जो 4 बड़ी रियासतें हैं राजस्थान में चतुर्थ चरण में सम्मिलित हुई, तो उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तो खैर उससे पहले आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे चरण में उदयपुर आ गई थी। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, इनके पास में अपना अपना न्यायिक क्षेत्र थे, अपना अपना कोर्ट था, तो उनको भी 1958 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जयपुर पीठ है वो, उनको जयपुर पीठ को रखा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या किया, बाद में जयपुर पीठ को भी समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन आपकी जनवरी 1977 को जयपुर पीठ को है वो पुनः स्थापित किया जाता है, ठीक है, एक बेंच के रूप में। यानी कि प्रधान पीठ तो कौन होगी, जोधपुर हाईकोर्ट होगा, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो सिफारिश है उस पे, जैसे कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया, खनन विभाग है उदयपुर को दे दिया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया, हाईकोर्ट जोधपुर को दे दिया, राजधानी जयपुर को दे दी। तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट है वो विभक्त किए थे, जिसमें जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया था और उसके बाद में 1976 में खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में स्थापित की गई थी। तो यही प्रश्न पूछा गया है, इजी प्रश्न है, 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो ये आपका इंटीग्रेटेड जो प्रश्न है, ये प्रश्न आरपीएससी की प्रवृत्ति रही है। या तो आपसे राज्यपाल और गवर्नर के संबंध में पूछा जाएगा कि कौन से जो राज्यपाल है वो हाईकोर्ट के जस्टिस भी रहे हैं, जैसे कि हाल ही में अंशुमान सिंह का निधन हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वह राज्यपाल जो कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं, तो अंशुमान सिंह हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सावन दान उज्जवल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं और मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? श्री धनिकलाल, मंडल न्यायाधीश डीपी गुप्ता, श्री सुखदेव प्रसाद या मिलाप चंद जैन? तो यहाँ पर एक्टिंग गवर्नर या फिर एडिशनल चार्ज गवर्नर की बात हो रही है, तो आपके श्री सुखदेव प्रसाद है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सुखदेव प्रसाद फुल टाइम गवर्नर रहे हैं, ना कि एडिशनल या फिर एक्टिंग गवर्नर के रूप में। श्री धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, मिलाप चंद जैन, ये सभी या तो एक्टिंग के तौर पर रहे हैं या फिर एडिशनल चार्ज के रूप में रहे हैं। लेकिन सुखदेव प्रसाद 1988 से लगा करके 1990 तक है वो फुल चार्ज के रूप में राजस्थान के गवर्नर है वो रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है स्वप्रेरणा से किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। तो मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है वो एक स्वप्रेरणा के आधार पर बेसिकली होता है, यानी कि कहीं पर भी अगर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के आधार पर यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष न्यूज़पेपर में भी इस प्रकार की न्यूज पढ़ते हैं, टीवी चैनलों पर भी ऐसी कुछ घटना देखते हैं, तो ये प्रसंज्ञान ले लेते हैं अपने
स्वविवेक के आधार पर ही, तो स्व प्रेरणा के आधार पर भी सही है। और जो व्यक्ति स्व प्रेरणा से कोई भी निर्णय ले लेता है तो उसे पीड़ित द्वारा अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और पीड़ित की ओर से भी अगर कोई अर्जी प्रस्तुत कर दी जाए तो उस पर भी वो निर्णय लेने में सक्षम है। तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट है, 1, 2 और 3। और यही स्थिति किसकी है? वर्तमान में PIL की है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जो आपकी जनहित याचिका है वो भी ठीक इसी प्रकार की है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में अलग जिले हैं, जोधपुर पीठ की अधिकार क्षेत्र में अलग जिले हैं। तो यहाँ पर अजमेर, बारां, अलवर और भीलवाड़ा, इन जिलों में से कौन से जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प 4, भीलवाड़ा जिला। ये आपका जोधपुर अधिकार क्षेत्र में आता है, जयपुर में नहीं। अजमेर की बात करें, बारां में देखा जाए तो आपका कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पुणे, हाड़ौती है, ये आपका इसी में आता है। अलवर, भरतपुर भी आपका इसी में आता है। ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी कि पूरा मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। अगर शेखावटी की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, ये इसमें शामिल है। सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, ये भी आपके जयपुर न्यायपीठ के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन भीलवाड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि अगर कोई भी ऐसा लोक महत्व का प्रश्न आ जाए, कोई भी ऐसा विषय आ जाए जिसपे विधानसभा की जो प्रक्रिया है वो चल रही होती है, और उस प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव है वो किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है, तो उस प्रस्ताव के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा आपका सही नहीं है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। 2 नंबर है, प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। 3 नंबर है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। 4 नंबर है, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसमें करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ना कि ऑप्शन 4। देखिए, लोक महत्व के किसी विषय पर जो स्थगन प्रस्ताव है ना, वो हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, एक तो ये बात है। दूसरी है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का उस प्रस्ताव में प्रश्न नहीं उठेगा, ये भी सही है। और एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, यानी कि बैठक तो आपकी एक ही है और उसको स्थगित करना है, तो एक ही प्रस्ताव से अगर स्थगित होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है। एक से अधिक आपके स्थगन प्रस्ताव है, वो इस प्रकार के प्रस्ताव एक बैठक में नहीं लाए जा सकते, ये भी सही है। लेकिन प्रश्न में पूछा है सही नहीं कौन सा है, तो 1 नंबर सही नहीं है। ये क्यों नहीं है मैं भी बताता हूं आपको। इसमें लिखा गया है, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, यानी कि बेसिकली आपके 10 बजे तक है वो स्थगन प्रस्ताव की सूचना है वो दे देनी चाहिए। जिस दिन प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। तो ये सूचना केवल अध्यक्ष को ही नहीं दी जाएगी, ये सूचना प्रत्येक यानी कि सचिव को भी दी जाएगी, और जिस मंत्रालय से ये सूचना संबंधित है संबंधित मंत्री को भी दी जाएगी। ठीक है। तो यहां पर देखिए, संबंधित मंत्री, अध्यक्ष और सचिव, इन तीनों को प्रत्येक को इंडिविजुअली सूचना है वो दी जाएगी, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है कि प्रत्येक को, यानी कि अध्यक्ष को, सचिव को और मंत्री को, तीनों को दी जाएगी। लेकिन इसमें क्या कहा है, अध्यक्ष को दी जाएगी, तो केवल अध्यक्ष को नहीं दी जाएगी, सचिव को और मंत्री को भी देनी जरूरी है। तो यहाँ पर सही नहीं है ऑप्शन नंबर 1 हमारा। ठीक है, बाकी 4 वाला बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट।
अगला है लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती है। तो ये हमने पिछले पढ़ा भी था बहुत ही अच्छी तरीके से। 5 साल से अधिक मामलों की शिकायत है वो लोक सेवक के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। 5 साल से कम समय के मामलों की शिकायत की जा सकती है, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री के विरुद्ध है वो शिकायत नहीं की जा सकती है। एमएलए के विरुद्ध, सरपंच के विरुद्ध, इनके विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती है। आरपीएससी के सदस्यों के विरुद्ध, निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध, इनके विरुद्ध भी शिकायत नहीं की जा सकती है, जिसके बारे में हमने डिटेल में इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। आई होप आपने देखा होगा निश्चित तौर पर। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने में गणपूर्ति होती है 1/10, और कोई भी संकल्प अगर पारित करना है तो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों के बहुमत की अपेक्षा होती है, बहुमत की जरूरत होती है। इससे संकल्प है वो पारित हो जाता है। और ग्राम सभा की बैठक है वो 1 साल में 2 बार आयोजित होना जरूरी है। एक तो पहली तिमाही में और एक है वो अंतिम तिमाही में। ठीक है। नेक्स्ट है, और एक प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत अपने कार्यों के प्रति ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है या जवाबदेही होती है। तो ग्राम पंचायत अपने कार्यों के प्रति ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होती है, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है जनवरी 2021 तक। तो जोधपुर और उदयपुर में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। जोधपुर में 6 संभाग हैं, उदयपुर में भी 6 संभाग है, इनमें समान है। किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। तो प्रमुख जनगणना अधिकारी है वो जिला कलेक्टर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ। तो मित्रों, ये प्रश्न क्यों पूछा गया है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि पुरानी जो भी योजनाएं हैं उनसे भी प्रश्न आ रहे हैं, पुरानी योजनाएं हमें कहाँ तक कितनी क्या पढ़नी चाहिए। तो मित्रों, पुरानी योजना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है मुझे भली भांति पता है। ये प्रश्न आपके जो एक तो आपका जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है, इसके अलावा बजट में भी कुछ बातें कही जाती है, यानी कि करंट में, वर्तमान में जो चीजें आपकी हाईलाइटेड होती है ना, उसी पर ये प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि राजस्थान के लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 भी थोड़ा सा हाल ही में चर्चित था, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल, जनसंपर्क पोर्टल, ऐसे कई पोर्टल है वो विकसित किए जो कि लोक सूचनाओं से संबंधित थे। तो इसीलिए ये भी थोड़ा हाईलाइट है। और ये पिछली जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उस समय सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, लोक सूचना के प्रदाय, गारंटी का अधिनियम, ये सभी अशोक गहलोत की सरकार में स्टार्ट किए गए थे। और पुनः दोबारा अशोक गहलोत की सरकार आई तो इन्हीं योजनाओं को वापस है वो टटोला जा रहा है, इसीलिए आपसे ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो 14 नवंबर चाचा नेहरू की जयंती पर राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 है वो प्रवर्तित हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर हमारा। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। जन सूचना पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है, बहुत बार इससे प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, आगे भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। तो जन सूचना पोर्टल है आपका, इसके पहले चरण का उद्घाटन होता है आईटी डे के दौरान 20 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करते हैं प्रथम चरण का। और जन सूचना पोर्टल इसका क्या कार्य है, यानी कि आपका जो आरटीआई एक्ट है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम, सूचना का अधिनियम 2005 है। तो इसकी धारा 4 में ये कहा गया है सेक्शन 2 में कि सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को ये प्रयास करना चाहिए
कि आप हो सके जितनी भी सरकार की स्कीमें चल रही है, प्रशासन जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको इतना आप पारदर्शी बना दिए जाए कि लोगों को सूचना के अधिकार मांगने की जरूरत भी ना पड़े, आरटीआई का प्रयोग कम से कम किया जाए। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया है और इसमें राजस्थान की लगभग वर्तमान में राजस्थान के 70 विभाग है वो इसमें पंजीकृत किए गए हैं और इन 70 विभागों की 143 योजनाएं हैं वो आज तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको ये 17 तारीख को मिल रहा है वीडियो। तो 17 मार्च 2021 तक इस पे 70 विभाग और उस विभागों की 143 योजनाएं राजस्थान सूचना पोर्टल पर है वो डाली जा चुकी है। ठीक है, और इसका मेन ध्येय है वो निष्पक्ष सूचना को आम जन तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये इसका जो लोकार्पण है, हालांकि लोकार्पण तो सितंबर 2019 में कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने, लेकिन अगस्त 2019 में इस पोर्टल के पहले चरण का है वो उद्घाटन किया गया था। 19-20 के बजट में भी लोक सेवकों की जवाबदेही के लिए सार्वभौमिक जवाबदेही कानून लाए जाने की भी बात माननीय अशोक गहलोत जी ने कही थी और उसी की पालना में आपका जन सूचना पोर्टल है वो विकसित किया गया है। ठीक है, एक जनसंपर्क पोर्टल है। जनसंपर्क पोर्टल जो लोगों से यानी कि शिकायत करने के लिए है और सूचना पोर्टल है जो वहां पर आपको सूचना मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान संकल्प पोर्टल भी है। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में 2003 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया? 18 सितंबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन है वो किया गया था। किसके तहत? आरटीआई जो एक्ट बना था 2005, इसी के तहत राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा के तहत किया गया पूछे तो आरटीआई एक्ट की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान में किया गया था। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो खिलाड़ियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें आरक्षण किसको दिया जाएगा कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और पैरा जो खेल हैं उनमें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं या फिर यूनिवर्सिटी गेम्स में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर है वो पदक जीते हैं तो उनको सरकारी नौकरियों में 2% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, मेडल जीते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में भी सीधी नियुक्ति दिए जाने का भी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है। और उस स्कीम के तहत वैसे उस स्कीम का जो नाम है वो आपका स्पोर्ट्स राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट, इस प्रकार की ये जो स्कीम है। ठीक है, और इस स्कीम के तहत सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति है वो दी जाती है और राजस्थान में अब तक लगभग 30 खिलाड़ी है उनको सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति दी गई है। किसी को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, किन्हीं को पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई बनाया है। इस प्रकार से सीधी नियुक्तियां भी खिलाड़ियों को दी जा रही है। और राजस्थान में राष्ट्रीय खेल के तर्ज पर राज्य खेलों का भी आयोजन है वो इस बार किया गया है। तो ये भी खेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BL जाटावत गए आपके और HP शर्मा हरिप्रसाद शर्मा है वो RSSB के नए अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का
शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में, लोक सेवा के प्रदान की गारंटी के लिए, सामाजिक अंकेक्षण के लिए तो आपका राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ये शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में उपयोग किया जा सकता है और हेल्पलाइन नंबर है 181। इस प्रकार के पोर्टल के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान जो जन सूचना पोर्टल है, राजस्थान संपर्क पोर्टल है, राजस्थान जो जन कल्याण पोर्टल है, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? विच ऐप हैज बीन डेवलप्ड इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन राजस्थान, यानी कि कृषि भूमि पर किसका स्वामित्व है, उसके लिए राजस्व विभाग ने धरा ऐप है वो विकसित किया है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि धरा ऐप का संबंध राजस्थान के कौन से विभाग से है? तो ये राजस्व विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है आपका कौन सा धरा ऐप। नेक्स्ट, राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो तीसरा सैनिक स्कूल अलवर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। तो फिर पहला और दूसरा सैनिक स्कूल कौन से हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है। पहला सैनिक स्कूल आपका चित्तौड़गढ़ में है और दूसरा सैनिक स्कूल है आपका झुंझुनू में है और तीसरा अलवर में आपका किए जाने की बात कही जा रही है। राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान किस तारीख को शुरू हुआ? तो 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण जो अभियान है वो राजस्थान में स्टार्ट हो गया था और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर मास्क को अनिवार्यता के रूप में लागू करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने, राजस्थान विधानसभा ने कानून बनाया। ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया। किसी राज्य ने अगर लॉकडाउन सबसे पहले किया तो राजस्थान है और मास्क की अनिवार्यता के लिए अगर एक्ट बनाया है तो वो भी देश का पहला राज्य राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान का रामगंज मॉडल और भीलवाड़ा मॉडल कोरोना के प्रबंधन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए भारत और विश्व भर में प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? मित्रों, हमने 2018 के पेपर के बारे में पढ़ा था, उसमें एक पद्मश्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी, भाषा एवं साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला और पर्यावरण संरक्षण। तो लाखा खान जिसका संबंध जोधपुर से है, संगीत कला के लिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। वो कौन सा प्रश्न था मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप, ये जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हीं में एक सवाल पूछा गया था। ये जो 35 नंबर का वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में हुकुमचंद पाटीदार को किस क्षेत्र के योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है? तो मैंने आपको साथ ही साथ इसमें 2000 ये मित्रों मैंने जो वीडियो है वो 5 मार्च 2021 को बनाया था और इस वीडियो से आपको लगभग 2-3 प्रश्न है वो करंट अफेयर्स से देखने को हूबहू मिले हैं।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण का किसको दिया था, वो भी इस वीडियो में आपको अभी समझ में आ ही गया होगा। संगीत यानी कि सारंगी के लिए जोधपुर के लाखा खान को पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। तो राजस्थान के आनंद को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 केवल और केवल राजस्थान के एक ही व्यक्ति को मिला है। यह पुरस्कार देश के कुल 32 लड़कों को दिया गया है। और किस किस क्षेत्र में, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि आनंद को प्रधानमंत्री द्वारा बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त किया, वो किस क्षेत्र के लिए किया गया था। तो ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए इन्होंने दिया गया था। कुल देश के 32 लड़कों को यह पुरस्कार मिला था, जिसमें आपका इनोवेशन है, एजुकेशन है। तो इस प्रकार के अलग अलग 5-6 आपके सेक्टर है उसमें दिए गए थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। आरपीएससी के जो मैंने आपको वीडियोस बताए थे जो पॉलिटी के, तो उसमें मैंने आपको कई बार ये चीज है वो बताई थी कि आरपीएससी के जो नए चेयरमैन है वो तो आपके कौन बने हैं, भूपेंद्र सिंह यादव बने हैं। और भूपेंद्र सिंह यादव ही पहले पुलिस महानिदेशक थे जो कि आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं। और नवीनतम जो पुलिस महानिदेशक के रूप में एमएल लाठर को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौर राजस्थान के किस जिले की रहने वाली है। ये काफी चर्चित रही थी गणतंत्र दिवस 2021 वाले उस टाइम में। तो आप सभी को आई थिंक अच्छी तरीके से पता ही होगा इसके बारे में। तो नागौर है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत की गई। राजस्थान वेलफेयर पोर्टल, योजना वेलफेयर पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। तो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जन कल्याण पोर्टल जिसे हिंदी में कहते हैं, दिसंबर 2020 में इसी की है वो शुरुआत की गई थी। इसके लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये पोर्टल है वो आपको मैं एक बार दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है, जन कल्याण पोर्टल है, ये आपका 18 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके अलावा आपका जन संपर्क पोर्टल है, वो किसके लिए है, तो शिकायतों के निवारण के लिए है। जन सूचना पोर्टल है, ये आपका आरटीआई एक्ट के तहत बनाया गया है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रोवाइड करवाने के लिए। जन सूचना पोर्टल का जो लोकार्पण है वो 13 सितंबर 2019 को किया गया था। अगस्त 2019 को इसके प्रथम चरण का है वो उद्घाटन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके अलावा आपका एक नाम आता है ज्ञान संपर्क पोर्टल। ज्ञान संपर्क पोर्टल क्या है, तो इस पोर्टल के माध्यम से क्या किया है कि भामाशाहों द्वारा विद्यालय के लिए अगर कोई भी चीज वो डोनेट करना चाहे, कोई दान वगैरह देना चाहे, तो इस ज्ञान संपर्क पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। और एक पोर्टल है आपका दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल क्या है, तो दीक्षा पोर्टल में क्लास 1 से लगाकर क्लास प्राइमरी से 10th तक की जो सामग्री है वो आपको क्यूआर कोड के जरिए यहाँ पर सारी की सारी स्टडी मटेरियल है वो दीक्षा पोर्टल पर मिल जाएगा। तो जन कल्याण पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल है, जन संपर्क पोर्टल है, ये सभी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, आगे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यायशीलता के सिद्धांत, यानी कि जो महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी पर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो ये भी मैंने मित्रों आपको बताया था कि जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो विशेष तौर पर कॉलेज एजुकेशन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कौन कौन सी कार्य हो रही है, इनोवेशन, उसके बारे में ध्यान में रखना है। आइए मैंने कहां पर बताया, मैं आपको बता देता हूं। आरपीएससी का यही अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए वही वीडियो है 35 नंबर का कॉलेज लेक्चरर का, जो कि
सारंगी एजुकेशन का है 2018 वाला 70 नंबर का प्रश्न। आप देखिए एक बार, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपका महत्वपूर्ण है। रिवीजन करवा देता हूँ। कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई योजना है कि कॉलेज एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी मित्रों के लिए जो कॉलेज एजुकेशन में आयुक्तालय कॉलेज एजुकेशन में क्या चल रहा है इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स में इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। मैं आपको मोस्टली जो योजना चल रही है वो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई है। यहाँ पर प्रतियोगिता दक्षता, ठीक है, प्रतियोगिता दक्षता परीक्षा है वो, सॉरी, ये कार्यक्रम है वो क्या था, किसने, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने, यानी कि राजस्थान की कॉलेज एजुकेशन है, ठीक है, और कॉलेज एजुकेशन का जो शीर्ष डिपार्टमेंट है वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ही है, ठीक है। इन्होंने वर्तमान में जो योजनाएं शुरू की है बच्चों के लिए, तो एक तो है आनंदम विषय, एक नया विषय जोड़ा है जिसका नाम है आनंदम। किस किस को इस आनंदम विषय के बारे में जानकारी है एक बार आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा इन्होंने एक यूट्यूब चैनल संचालित कर रखा है जिसका नाम है ज्ञान सुधा। ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर हैं, उनको इस ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा की प्रतियोगी परीक्षा के लिए शुल्क ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम है वो ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक राजीव गांधी ई कंटेंट योजना, का नाम है राजीव गांधी ई कंटेंट। राजीव गांधी ई कंटेंट क्या है, यानी कि राजस्थान की जितनी भी कॉलेजें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, उन कॉलेजों में ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी कॉलेज के लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, ये कहा गया है कि आप, तो ये वीडियो आप आगामी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए मित्रों, ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, जिसमें 43 वीडियो डाले हुए हैं, तो इन प्लेलिस्ट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी वीडियोस हैं उनको देखिए। आपको इसमें प्रत्येक जो नवीनतम योजनाएं हैं, उनको जो पुरानी चीजें जो चल रही है योजना वगैरह है, उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको करंट से जोड़कर वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपडेटेड मैटर है वो दिया गया है। तो इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। आरपीएससी के पुराने पेपर्स पर आधारित ये वीडियो है। इसके अलावा आरपीएससी के जो पुराने पेपर्स हैं वो भी अगर आप डाउनलोड करना चाहे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आनंदम। आनंदम है, ये क्या है कि ये महात्मा गांधी के जो न्यासीता के सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने आनंदम पाठ्यक्रम कब से शुरू किया है, 2020-21 से, सत्र 2020-21 से। किसके लिए किया है, स्नातक प्रथम वर्ष के लिए। स्नातक प्रथम वर्ष, चाहे जो बीए कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, किसी भी जो यूजी कर रहे हैं, तो यूजी फर्स्ट ईयर के लिए ये आपका आनंदम नामक नया पाठ्यक्रम है, इसमें जोड़ा गया है। इससे इंस्पायर्ड होकर गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर। और इसमें क्या होगा कि ये 100 नंबरों का टोटल एक पेपर होगा, जिससे कि 3 पेपर रहते हैं आपके किसी भी एक विषय से संबंधित। जैसे आप बीए ही करते हैं मान लिया, और बीए में आपने एक पॉलिटी ले लिया, एक हिस्ट्री ले लिया, एक ज्योग्राफी ले लिया, 3 सब्जेक्ट ले लिए, तो एक सब्जेक्ट आपका चौथा है, उसका नाम होगा आनंदम। और आनंदम में क्या है कि स्टूडेंट्स को सिनोप्सिस बनानी होगी, और उस सिनोप्सिस में उसको डेली बेसिस पर उन्होंने जो भी सामाजिक कार्य किए हैं, जो भी उन्होंने समाज सेवा के में योगदान दिए हैं, तो वो उनको उस सिनोप्सिस में एक दैनिक डायरी में उनको डेली बेसिस पर लिखना होगा। और प्रत्येक महीने उस डायरी को
एक गूगल फॉर्म के जरिए उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने लिखी है, जो भी कार्य किए हैं, उन कार्यों को गूगल फॉर्म के जरिए वहाँ पर भरना होगा। ये कार्य रहता है किसका? मेंटोर का और उस स्टूडेंट्स का। तो आनंदम कोश है। तो इस प्रकार का ये एक समाज सेवा की भावना विकसित करने के लिए बच्चों के अंदर आनंदम नामक अनिवार्य पाठ्यक्रम, जो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर बेस्ड है, ये स्टार्ट किया गया है सत्र 2020-21 में। ज़्यादा ध्यान रखें तो स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ही किया है। इसके बाद में अगले सत्र में स्नातक द्वितीय वर्ष में हो जाएगा, उसके बाद में स्नातक तृतीय वर्ष में। इस प्रकार से ये चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी अरुण शर्मा, भानु डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव महतो, माहिर मुलानी संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कराटे, ऑप्शन नंबर 3 है। नेल्लोर में कराटे प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। तो ये करंट के जुड़े प्रश्न हैं, आपके बहुत वेल नाउन प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो कि पिछली बार अगर आपने देखे हो तो पुलिस कांस्टेबल में 2018 के पेपर में पूछे गए थे। तो ऐसे प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही वेल नाउन प्रश्न है और काफी चर्चा का विषय रहे हैं। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ वह है। ऑप्शन है राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण आपका चित्तौड़गढ़ जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर। राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब किया? 15 अक्टूबर 2019, 15 सितंबर या 15 अक्टूबर 2020। तो 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस, रेवेन्यू डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और इसी दिन क्या किया कि एक धरा ऐप है वो विकसित किया था, आपका धरा ऐप। ठीक है, किसानों के संबंध में जो भी समस्याएं हैं उनको सोल्व करने के लिए। इसके अलावा राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। कौन सा मोबाइल ऐप? राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप। ये राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप क्या करेगा? तो राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी की जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन गिरदावरी का जो संकलन है वो किया जाएगा ऑनलाइन आधार पर। तो गिरदावरी से संबंधित आपका राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप है। ठीक है, और धरा ऐप है, ये भी राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जो कि कृषि भूमि के स्वामित्व के संबंध में आपकी जानकारी देगा। तो दोनों में आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि धरा ऐप का क्या कार्य है। तो धरा ऐप में तो कृषि भूमि पर स्वामित्व किसका है, स्वामित्व के बारे में जानकारी ये देगा। और अगर गिरदावरी का संकलन करना है, गिरदावरी के संबंध में जो भी रिपोर्ट है उसकी नकल वगैरह देनी है, तो ये आपका राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप के जरिए कार्य होगा। तो गिरदावरी से संबंधित राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप और धरती के भूमि के स्वामित्व के संबंध में धरा ऐप है, ये भी आपका 15 अक्टूबर 2020 को राजस्व दिवस के दिन ही आपका शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ई धरती सॉफ्टवेयर भी जमाबंदी सेग्रीगेशन के लिए आपका इसी दिन लॉन्च किया गया था। कौन सा पोर्टल? ई धरती सॉफ्टवेयर, ई धरती सॉफ्टवेयर। तो ई धरती सॉफ्टवेयर, धरा ऐप, राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप, ये तीनों ही आपके इसी दिन 15 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुए और इन्हीं से संबंधित है। राजस्व अधिकारी मोबाइल ऐप का कार्य है ऑनलाइन गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करना। ई धरती ऐप जमाबंदी के सेग्रीगेशन से जुड़ा है और धरा ऐप है ये धरती पर या फिर भूमि पर किसका स्वामित्व है उनसे संबंधित है। और ये धरा ऐप से जुड़ा प्रश्न इस पेपर में भी आपसे पूछा गया है। 15 अक्टूबर 2020 आपको ध्यान में रखना है। और इसी दिन आपका 5 उपखंड और 7 तहसीलें भी नई सर्जित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया। इसके लिए निर्धारित दिन है। तो नो बैग डे के लिए निर्धारित दिन आपका शनिवार रखा गया है। शनिवार को स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के बैग लाने की स्कूल में जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दिन आपकी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां होगी।
शैक्षणिक संबंधी आपका कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में उसकी सामाजिक गतिविधियां और जो खेलों के संबंध में जो भी कार्य है, सांस्कृतिक जो कार्य है, वो आपके शनिवार के दिन है वो किए जाने का इसमें मुख्यमंत्री जी का इसमें मेन ध्येय है। राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम, गैलरी और प्रिंटिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ, तो ये आपका बिसरपुर है, जो कि कहां पर है, टोंक में है। राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, तो राज्य खेल 2020 का आयोजन हुआ था आपका जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में, जिसमें साल बाद में पर्यटन को है वो इंडस्ट्री का दर्जा है वो मिल गया था। और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया था। रसिया की छतरी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। तो रसिया की छतरी, ये जो अभिलेख है ये आपका दक्षिण राजस्थान के मेवाड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। नरवर्मा गोहिल यानी कि गोहिल वंश से ही संबंधित है। और अभिलेख पर जो नाम उत्कीर्ण मिलता है वो नरवर्मा गोहिल का मिलता है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये आपका। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार भारवी मंडन भीम विद्याधर। तो मंडन है ये कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार है। और आपके विद्याधर है ये जयपुर के नगर नियोजक है, यानी कि जयपुर नगर के प्रमुख जो आपके योजनाकार थे वो विद्याधर भट्टाचार्य ही थे। नेक्स्ट है मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, तो मुंडिया लिपि के जो आविष्कारक है वो टोडरमल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर। टोडरमल अकबर के जो नवरत्न थे उसमें भी एक थे, और अकबर के राजस्व मंत्री के रूप में भी टोडरमल नियुक्त थे। राजस्थान में जब महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजते हैं, तो जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और अंत में टोडरमल आता है। तो वो टोडरमल था जिन्हें मुंडिया लिपि के आविष्कारक में से एक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर। हम्मीर हट के लेखक कौन है, मालदेव, महेश जोधराज और चंद्रशेखर। तो हम्मीर हट के लेखक तो आपके चंद्रशेखर है, जबकि हम्मीर रासो के लेखक कौन है, जोधराज। हम्मीर रासो जोधराज, हम्मीर हट चंद्रशेखर, और नयन चंद्र सूरी है वो आपके हम्मीर महाकाव्य। मैं आपको काफी बार बताता हूँ ये चीजें। तो हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, तो नयन चंद्र सूरी हम्मीर महाकाव्य, जोधराज हम्मीर रासो, हम्मीर हट चंद्रशेखर, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रशेखर लिखते हैं, सॉरी चंद्रबरदाई लिखते हैं। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, भरतपुर, करौली, अलवर। तो ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा नीमराणा भी ठिकाना आपका इसी मत्स्य संघ में शामिल था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ है वो अस्तित्व में आता है, ठीक है। और NV गाडगिल है ये इनका उद्घाटन करते हैं, और KM मुंशी के निर्देशन पर इसका नाम है वो मत्स्य संघ रखा जाता है। शोभाराम कुमावत इनके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं मत्स्य संघ की, और 184 लाख इसकी वार्षिक आय थी। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चलता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 1 मूलचंद और उदयराम। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन है वो किया था, ठीक है। और महाराजा, एक आपको ध्यान में रखना है कि शेख सादी की जो गुलिस्ता है उनका सुलेखन है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अलवर के विनय सिंह के शासनकाल में शेख सादी की गुलिस्तियां हैं उनके सुलेखन का चित्रांकन है वो एक अनोखी घटना मानी जाती है। और शेख सादी की गुलिस्ता का चित्रांकन बलदेव व किसने किया था, गुलाम अली ने। गुलाम अली और बलदेव ने शेख सादी की गुलिस्ता का चित्रांकन किया था। और मंगल सिंह के समय हाथीदांत के फलकों का सूक्ष्म चित्रण जो बनाया था वो आपका मूलचंद और उदयराम ने
बनाया था। ये अलवर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है और मैंने अलवर चित्रकला शैली को आपको आरपीएससी के पेपरों में ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी स्पष्ट तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनारायण मेला, रामदेव जी मेला, वीर फत्ता जी मेला और तेजाजी मेला। सूची सेकंड, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल नवमी। तो देवनारायण जी का मेला कब लगता है, रामदेव जी का मेला, तेजाजी का मेला। तो आपको देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ला, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। बाकी नहीं पता हो तो आपको तेजा दशमी तो पता ही है या फिर भादवारी दूज तो पता ही होगी, ठीक है। तो रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को भरता है, तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी, और यहीं पर खेजड़ली बलिदान वाला मेला भी इसी दिन भरता है। तो यहाँ पर एक में डी में 4 है, वो किस में है, तो डी में 4 आपका 2 और इसमें भी है, और बी में 1 है, वो किस में है, बी में 1 केवल और केवल 2 में है। तो इससे भी आप इसका सही से सटीक आंसर है वो लगा सकते हैं, ठीक है। देवनारायण जी का मेला है वो आपका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है आसिंद गोठा गांव भीलवाड़ा में, और वीर फत्ता जी का जो मेला है वो आपका सांतु गांव में भरता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक है। गुगा नवमी यानी कि गुगा जी का मेला भी इसी दिन भरता है, और गोगा जी का मेला सॉरी कृष्ण पक्ष की नवमी को भरता है, लेकिन वीर फत्ता जी का मेला है भाद्रपद शुक्ल नवमी को है, ध्यान में रखना है। और तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे भीनमाल के आगे है ब्रह्मगुप्त जी, इन्होंने कौन से शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया, तो भीनमाल में रहे। ऑप्शन नंबर 2 है, मैंने आपको बताया भी था स्पष्ट तौर पर 72 जिनालय। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था और गणित के संबंध में जो ज्ञान है उनका प्रसार किया, तो कई बार मैंने आपको बताया था। इसके अलावा महाकवि माघ की भी तपोस्थली जन्मभूमि रही है भीनमाल, जिसे श्रीमाल भी कहा जाता है, और चीनी यात्री ह्वेन सांग ने पीली मोलो कहा था। एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर रहा है, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहारों ने भी यहाँ पर शासन किया था। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र नारायणा जयपुर में स्थित है मित्रों। दादू पंथ जो कि अकबर के काल में यहाँ थे, 1544 में इनका जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात में। मान सिंह के शासन काल में ये कहाँ आते हैं, जयपुर आते हैं, आमेर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में शिक्षा दी, दादू वाणी ग्रंथ लिखे, कायाबेली नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ संत दादू दयाल जी का ही है, और लोकल लैंग्वेज ने उपदेश दिए, और इन्होंने संत कबीर की तरह लोगों को जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खिलाफ उन्होंने फटकार लगाई, ठीक है। इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है संत दादू जी को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नारायणा जयपुर में है इनकी प्रधान पीठ। मेजाबाद राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा जिले में। बहुत बार पूछा गया सवाल है। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया था। 1999-2000 राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात था, तो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है तो वो 933 है, ठीक है। ग्रामीण लिंगानुपात 933, ऑल ओवर लिंगानुपात 928, और शहरी लिंगानुपात है वो आपका 900 कितना रहा है, 914 रहा है। तो ये लिंगानुपात के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर है, ठीक है, 994 है। और पाली का मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा है, पाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 846। हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए जल्दी ही चलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और अभी भी 20 प्रश्न है आपके बाकी है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, ट्यूबवेल, नहरें, टैंक और कुएं। तो राजस्थान पर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ट्यूबवेल और कुएं दोनों साथ में है, लेकिन यहाँ पर दो अगर सेपरेटली है तो वर्तमान में ट्यूबवेल्स को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, कुओं को नहीं, क्योंकि कुएं है
वो जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे कुएं है उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुएं अब जल के स्रोत है वो नहीं रह गए हैं। सबसे ज्यादा अब अगर सिंचाई इनमें से देखा जाए तो ट्यूबवेल ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2007-8 में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य मिशन शुरू हुआ, ठीक है। और इसमें गेहूं के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में राजस्थान के कितने 14 जिले हैं वो शामिल किए गए हैं। और दलहन में मोटा अनाज में अलग अलग है, मक्का में अलग है। तो वो मैंने आपको पहले इसी जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसके वीडियो में एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में अच्छी तरीके से बताया था। तो आगामी जिनके भी एग्जाम है तो वो इकोनॉमिक रिव्यू वाले वीडियो डाल रखे हैं। विशेष तौर पर आप एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो अध्याय है वो तो जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपसे बहुत से प्रश्न हैं कृषि योजनाओं से संबंधित और बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था। तो मैंने आपको बताया भी था अलग वीडियो में कि 20वीं पशुधन गणना 2019 में 20वीं पशुधन गणना हुई थी, जो देश की पहली डिजिटल पशुधन गणना थी। और 16 अक्टूबर 2019 के इसके आंकड़े हैं वो रिलीज हुए थे, जिसमें 535.78 मिलियन भारत की टोटल पशुधन थे। और राजस्थान में यानी कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था और 568 लाख है ये राजस्थान में पशुधन थे, 5,68,00,000। तो इस प्रकार से लगभग 10% है वो बन जाता है, 10.60%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में 2012 की तुलना में कितने प्रतिशत पशुधन में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो 1.66% की कमी दर्ज की गई है। ये अलग से वीडियो डाल रखा है लाइव स्टॉक सेंसस के रिगार्डिंग, हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखिए। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है। तो ये प्रचलित कीमतें, स्थिर कीमतें, इन पर आपको जो थोक मूल्य सूचकांक है वगैरह है, तो ये चीजें यहाँ से आपसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक रिव्यू से जुड़े। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको 2021 के रिगार्डिंग बताया था। और ये जो आपका पेपर था इससे पहले मैंने आपको टेलीग्राम पर भी एक पीडीएफ शेयर करके आपको कहा था कि एग्जाम से पहले आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर देख के जाना। और उस पीडीएफ से आपके 4-5 प्रश्न है यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का अगर योगदान पूछा जाए तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 2019-20 में कितना है, तो 19-20 में प्रचलित कीमतों पर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 25.56%। और स्थिर कीमतों पर अगर आपसे पूछा जाए तो 25.19% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर आप जाएंगे 2020-21 की नवीनतम इकोनॉमिक रिव्यू में तो उनको वहां पर आपको आंकड़े है वो अलग मिलेगा और यहाँ पर 2019-20 में अलग है, ठीक है। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि उद्योगों का कितना है, तो उद्योगों का आपका 27.81% है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का रहा है 46.63%। ये 2019-20 की जो आर्थिक समीक्षा है इसके अकॉर्डिंग आपके आंकड़े हैं, तो ध्यान में रखना है आपको ये भी। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल रिपोर्टेड क्षेत्रफल का कितना है, तो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आपका 8.04% है, ठीक है। और वर्तमान में भी यही है। आप अगर नवीनतम आंकड़े देखें तो भी मैंने आपको वीडियो के थ्रू वहां पर बताया हुआ है, देख सकते हैं आप। राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीन और नवीकरणीय जो एनर्जी है मंत्रालय है के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता है। तो सौर ऊर्जा से जो बिजली की क्षमता है वो आपकी 142 गीगावाट है।
और राजस्थान में ऊर्जा की प्रतिष्ठापित क्षमता या अधिष्ठापित क्षमता है वो कितनी है आपसे पूछी जा सकती है। तो 2019-20 के अकॉर्डिंग अगर आपको पूछे ऊर्जा की प्रतिष्ठापित क्षमता तो आप बताएंगे 21,176 मेगावाट। और 2018-20-21 की नवीनतम डेटा के अनुसार पूछे तो आप बताएंगे 21,836 मेगावाट। ठीक है, ये ऊर्जा की प्रतिष्ठापित क्षमता है वर्तमान में। 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 18-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया। तो पीएम JSY में सड़कों का निर्माण है 2581 किलोमीटर, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए 18-19 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना आदि के अंतर्गत 2581 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण है वो किया गया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई। स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई तो ये आपकी 2017-18 में प्रारंभ की गई थी। और इसमें क्या किया जाता है कि गाँव का पहले तो चयन किया जाता है, उसके बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज संस्थाओं इसके सभी के कोऑपरेशन से गाँव को एक स्मार्टनेस बनाया जाता है। उसमें स्ट्रीट लाइटों का भी निर्माण किया जाता है और भी जो महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाएं होती है वो गाँव में दी जाती है, जिसमें राजस्थान के बहुत से लगभग 3000 से ज़्यादा गाँव को इसमें इंक्लूड किया गया है। और सबसे ज़्यादा गांव है वो आपके जयपुर जिले के इसमें चयनित किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? बाजरा, मक्का, ज्वार और गेहूँ। तो रबी की फसल जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है जिसमें खाद्यान्न प्रमुख फसल है वो गेहूँ है। और खरीफ की फसल की प्रमुख खाद्यान्न है ये बाजरा है आपका। नेक्स्ट है राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वह इसके बीच संयुक्त कार्य करती है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और पर्यटन विभाग। तो ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और इसके बीच में कार्य करती है महिला और बाल विकास विभाग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता, प्रावधान, ये सभी या स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना। तो ये सभी आपका समग्र शिक्षा इंक्लूसिव जो एजुकेशन है इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 से होती है, लेकिन निःशुल्क जांच योजना है ये जांच योजना आपकी अप्रैल 2013 से शुरू होती है। ठीक है, जांच 13 से और दवा है वो 2011 से होती है। राजस्थान के निम्नलिखित कौन से शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? तो अजरक प्रिंट जो ब्लॉक मुद्रित कपड़े का ही नाम है जो कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है। योजना कौन सी है जो महिलाओं सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र, चिराली योजना, पालनहार योजना, मिशन ग्राम्य शक्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 पालनहार योजना। पालनहार योजना ऐसे बच्चों के लिए है जिनके माता पिता या तो इस संसार में नहीं है या फिर उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया है या फिर उन्होंने कोई दूसरी शादी कर ली है। तो ऐसे अनाथ बालकों को जो संरक्षण दिया जाता है जिससे फैमिली के द्वारा जिससे व्यक्तियों के द्वारा, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक सहयोग के रूप में राशि दी जाती है तो वो इस पालनहार योजना के तहत दी जाती है। तो ये अनाथ बच्चों के लिए है। बाकी 44 सदा के लिए ये योजना तो बहुत पहले की है, 2018-19 में लगभग है ये शुरू की गई थी। धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र, मिशन ग्राम्य शक्ति, ये सभी आपकी वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए कोड के माध्यम से।
तो ये राजस्थान के, वैसे मैंने आपको कई बार बताया कि राजस्थान का मैप आपको अच्छी तरीके से एक ध्यान में होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम चाहे उत्तर से दक्षिण कोई भी पूछे तो मैप अच्छी तरीके से ध्यान में होना चाहिए हमें। तो वैसे इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। सबसे पूर्व में धौलपुर है, उसके बाद में आता है आपका करौली, उसके बाद में सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर करौली पहले आ जाएगा ए पर, ए इसमें भी है और इसमें दोनों में है। उसके बाद में आपका आता है सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर इसमें है तो एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका अजमेर और जोधपुर है, तो 1 नंबर करेक्ट आंसर है। साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन से सही नहीं है? बाल विवाह के खिलाफ संदेशों के नुक्कड़ नाटक अभियान गीत के माध्यम से अवगत कराता है। राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई। बाल विवाह के खिलाफ प्रचार अभियान रथ के माध्यम से दूसरा जयपुर की ग्राम पंचायतों में किया गया। इसका लक्ष्य बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता उत्पन्न करने का है। तो साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान, ये इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राज्य की रणनीति और कार्य योजना IMF की सहायता से लागू की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष है, यूनिसेफ है, इसके द्वारा लागू की गई है, नहीं कि IMF के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। ये एक ही प्रकार का प्रश्न है, 2 बार आपसे इसी पेपर में पूछ लिया है। तो 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई का शुभारंभ है वो किया गया है। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो कई बार हमने डिस्कस किया था, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंढा, ये आपकी इसमें गिरती है सांबर झील में। तो यहाँ पर एक है ऑप्शन में हमारे मेंढा, तो मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये सभी आपकी इसमें आकर गिरती है, तो 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सांबर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और हाल ही में यहाँ पर बाटुलिज नामक एक बहुत पक्षियों की खतरनाक बीमारी थी, इसके वजह से बहुत से पक्षियों की मौत भी हुई थी, तो इसके लिए भी ये काफी चर्चा का विषय रही है। कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? अरब सागर की शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अरब सागर जो शाखा है इससे अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला आपका पूर्वी, मध्य, दक्षिण पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी। तो इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी ही सबसे हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। वैसे सबसे ज़्यादा राजस्थान में वर्षा भी अगर सीधे तौर पर पूछी जाए तो झालावाड़ में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो है आपका माउंट आबू सिरोही। कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच बोराट का पठार है, ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर है, तो ये लोनी बेसिन के ही भाग हैं। तो मित्रों लास्ट में हमने इतना ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है, हो गया है, अभी भी लगभग 2 घंटे है हो गए होंगे। तो मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं, विंध्यन पठार, मालवा का पठार, बोराट का पठार, पोटवार पठार, सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले बता रखी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको वैसे डाउट की ज़रूरत होगी नहीं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमने आरपीएससी के, ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे पेपर का सॉल्यूशन हमने इस हमारे YouTube चैनल पर डाला था RSMSSB के पुराने पेपर्स का। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैराथन वीडियोस भी मिल जाएंगे RSMSSB के। और जो आरपीएससी की तैयारी करते हैं वो, अगर आप ये 43 वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो राजस्थान का जीके आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये जो वीडियो का हमने डिस्कस किया है उनकी अगर आप PDF प्राप्त करके प्रैक्टिस भी करना चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उससे आप और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस है वो कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से, इस डिजिटल परिवार से जुड़े रहने के लिए।
अपने और साथियों के साथ, अपने और मित्रों के साथ में भी इस प्लेटफॉर्म को शेयर करें। और जो मैंने आपको इकोनॉमिक रिव्यू से संबंधित जो डेटा उपलब्ध मैं करवा रहा हूँ, उनसे आप नियमित तौर पर जुड़े रहें और अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर वही कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा उन्मुख है, और जो चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है वही आपको यहाँ पर मिल रही है। फालतू किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर ना तो आपको टेलीग्राम पर कोई अपडेट दी जाती है और ना ही यूट्यूब चैनल पर। जो क्वालिटी वाला मैटर होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, वही चीज़ आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलता है। तो आई होप जितने भी पेपरों का हमने विश्लेषण किया उसके बाद में बहुत से पेपर हुए हैं 2020 में, और 2021 में भी काफ़ी आरपीएससी के पेपर्स हुए हैं। तो अब आपको अच्छी तरीके से तसल्ली हो गई होगी कि हमारी ओर से आपको जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, प्रश्नों के साथ में जो भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हाल ही के जो पेपर्स हुए हैं उनसे आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सारे का सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, विस्तार से वीडियो सॉल्यूशन, और कुछ एक जो पीडीएफ है वो आपको पेड पीडीएफ के तौर पर इसलिए दी जा रही है ताकि आप इसकी वैल्यू समझें। हर चीज़ अगर आपको फ्री दे दी जाए तो आप भी इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे और सीरियस होकर इसका आप गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं वो आपके लिए पेड की गई है, लेकिन वो भी अफोर्डेबल रेट पर है। कोई भी कितना भी अगर गरीब व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड कर सकता है, इस प्रकार से उसकी आपकी प्राइस है वो रखी गई है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के नेक्स्ट जो पेपर है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरा यही आग्रह है कि आप क्या करें कि 2019-20 की जो आर्थिक समीक्षा है वो भी आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा 2021 20-21 वाली है वो भी आप कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डेटा है वो देखिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कृषि से जुड़ा अलग से एक चैप्टर दे रखा है। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी से जुड़ी आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके अलावा जो प्रश्न आते हैं वो आप राजस्थान विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो सारे के सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को, इस चैनल को अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें। जो मित्र पहली बार हमारे इस डिजिटल परिवार से जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में भी इसे शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।